हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स में। और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो डॉक्टर विकास दुबे कीर्ति का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, वहाँ से हमने वीडियो लिया है। और ये वीडियो एक्चुअली जो हम सर ने जो वीडियो बनाई थी, दर्शन क्या है, तो एपिसोड 1 व्हाट इज़ फिलोसफी, तो हम उसी के पार्ट्स पर जो रिएक्शन बना रहे हैं, हम आज उसी रिएक्शन पर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और फिर वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। स्टार्ट। और एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बात को देखिए। जैसे मान लीजिए, जैसे मेरे हाथ में काला पेन है कि नहीं है? जादू नहीं हो रहा है, फिलोसफी क्लास है ना? हाँ तो है। अब ये कैसे पता लगा आपको? जैसे मान लेते हैं कि ये है ब्लैक पेन, बीपी से ब्लैक पेन ही समझना है, ठीक है? तो बल्ब का प्रकाश यहां से रिफ्लेक्ट होके आपकी आंख में गया, यही तरीका है ना? तो इसको हम मान लेते हैं कि ये आंख है। आंख जैसी लग रही है आपको? ठीक है, आंख में चला गया। आंख को एक इनपुट मिला, आंख ने वो इनपुट आगे जाके माइंड को दिया, मस्तिष्क को दिया, जो दिमाग है, ब्रेन है, उसको भेजा। यही तरीका होता है। मस्तिष्क के पास क्या है कि बहुत सारी कैटेगरीज बनी हुई है, कलर्स की बनी हुई है, चीजों की बनी हुई है, और उसने अलग अलग कैटेगरी पे अप्लाई करके निकाला कि ये पेन है और ये ब्लैक है, और इनको जोड़ के बोला कि दिस इज ए ब्लैक पेन। आपको बता दिया। ये सब इतना फास्ट हुआ कि आपको पता नहीं चला कि ऐसे ऐसे हुआ है। जैसे पंखा चलते हुए लगता है कि है ही नहीं पंख, लेकिन पंख तो है ना? प्रोसेस जब बहुत फास्ट हो तो प्रोसेस नजर नहीं आता हमें, लेकिन प्रोसेस तो है ही उसके पीछे। तो जैसे मैंने आपको पेन दिखाया, आपके अंदर ये सब कुछ हुआ। इनपुट आया, इनपुट दिमाग के पास गया, दिमाग ने उसका कंक्लूजन निकाला, और आपने उसके बाद कहा काला पेन है। ऐसे ही हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें 3 जगह खतरा हो सकता है। पहला, हो सकता है कि ये प्रकाश की किरण एग्जैक्टली वो इंफॉर्मेशन लेके न गई हो जो बाहर थी। अच्छा, आपको केवल बताना है कि ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता है, मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। आपको ये बताना है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। हो सकता है कि प्रकाश की किरण ने उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ दिया हो या घटा दिया हो, डिस्टॉर्शन कर दिया हो सकता है। फिर यह भी हो सकता है कि आंख ने जो इनपुट लिया और जो आउटपुट भेजा, उसमें आंख ने कुछ चेंज कर दिया हो। हमारी सेंसेस एग्जैक्टली वही आगे भेजेंगे जो उनको मिला था। कैसे माने? वरना भ्रम क्यों होते? सही बात है। वरना इल्यूशंस क्यों होते? तीसरा ये भी हो सकता है कि माइंड जो है, माइंड के पास जो कैटेगरीज पहले से बनी हुई है, उन कैटेगरीज में कुछ लोचा हो, कुछ गड़बड़ हो, वहां कोई एरर हो जाए निष्कर्ष निकालने में। इसीलिए छोटी सी गाय देख के कई बार लगता है कि बहुत मोटा कुत्ता आ रहा है, बहुत मोटा कुत्ता देख के दूर से लगता है छोटी सी गाय आ रही है, भैंस आ रही है। ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा होता ही है हमारे साथ। कोई मोटा सा गधा हो, मान लीजिए, दूर से आ रहा हो, तो आप तो बर्तन ले लेंगे हाथ में कि गाय है तो दूध लेके आऊंगा। ऐसा हो सकता है, क्योंकि भ्रम इसलिए तो होता है ना कि या तो यहां गड़बड़ हुई, या यहां हुई, या यहां हुई। अगर इस बात को मान ले तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ भी देखते हैं उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो सही हो। तो फिर कैसे मान लें कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया वो सही है? और फिलोसफी तो इस लेवल पर जाके बात करता है, साइंस उस लेवल पर बात नहीं करता। साइंस का एक सिस्टम बना हुआ है, फिलोसफी उस सिस्टम के भी पीछे चला जाता है। यह साइंस पूरा इस बात पे टिका है कि दुनिया में कार्य कारण नियम काम करता है, कॉजेशन प्रिंसिपल काम करता है। हर कार्य का एक कारण होता है। ये प्रिंसिपल साइंस के लिए एक्सियोम है। एक्सियोम का मतलब एक मूलभूत निष्कर्ष है जिस पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। फिलोसफी इस पे भी सवाल खड़ा करता है कि कैसे मान लें कि कार्य कारण नियम एग्जिस्ट करता ही करता है। और इस पर तो कुछ लोगों ने इतने, मतलब भारत में न्याय दर्शन ने इस पर खूब काम किया।
कई दर्शनों ने काम किया, बौद्ध ने बहुत काम किया, पश्चिम में ह्यूम नाम के दार्शनिक ने सवाल खड़ा कर दिया इस पे। उसने कहा हर कार्य के पीछे कारण होता है, ये सिर्फ एक इंडक्टिव आर्गुमेंट है जिसकी लेजिटिमेसी इतनी ही है जैसे आपने 100 कबूतर देखे काले से, आपने कहा कबूतर काला होता है। जिस दिन एक सफेद देखेगा सब बर्बाद हो जाएगा। इतनी ही लेजिटिमेसी है कारणता नियम की भी। ये जो सारे प्रश्न हैं कि हम जो जानते हैं, कैसे जानते हैं, कितना जानते हैं, प्रूफ है, एविडेंस है कि नहीं है, बुद्धि की भूमिका कितनी है, यानी माइंड की भूमिका कितनी, रीजनिंग की कितनी भूमिका है, कितना परसेप्शन या प्रत्यक्ष की भूमिका है, इनकी मिक्सिंग कैसे होती है, भ्रम क्यों होता है, इल्यूजन क्यों होता है, हेलुसिनेशंस क्यों होते हैं, हमारे निष्कर्ष गलत क्यों निकलते हैं, रीजनिंग में गलतियां कब होती हैं, लॉजिक में फेलिसिस कब होती हैं, कौन सी त्रुटियों से हमारे समाज या व्यक्तियों के फैसले गलत हो जाते हैं, इस पूरी ब्रांच ऑफ नॉलेज को बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। इस पर हम बहुत बात नहीं करेंगे क्योंकि ये एकेडमिक ज्यादा है, आम आदमी की रुचियों वाला मामला इसमें थोड़ा सा कम है। इसके बाद एक छोटी सी बात और है, उसके बाद आप आज तो फ्री हो जाएंगे, अगली बार जब गिरफ्तारी होगी। तो एक हो गया मेटाफिजिक्स, एक हो गया एपिस्टेमोलॉजी। जो तीसरी ब्रांच है उसके लिए एक शब्द चलता है एक्सियोलॉजी, लेकिन हम 2 शब्दों पर गौर करेंगे। एक्सियोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं मूल्य मीमांसा। मूल्यों के बारे में बात करते हैं, वैल्यूज के बारे में। इसके 2 ब्रांचेस बेसिकली चलती हैं। एक इथिक्स से, आपने इसका नाम सुना होगा, ये तो आईएएस के सिलेबस में भी आ गया है, और एक होता है एस्थेटिक्स। एथिक्स और एस्थेटिक्स, इथिक्स। आप कम से कम कुछ ऐसे प्रश्न सुनेंगे तो आप समझेंगे अरे बाप रे, ये बात तो कब से हमारे दिमाग में चल रही थी। एथिक्स है नीति शास्त्र, एस्थेटिक्स होता है सौंदर्य शास्त्र, सुंदरता का अध्ययन। तो एथिक्स का मतलब ये है कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, कौन से नैतिक नियम ठीक हैं, कौन से नियम गलत हैं, क्या नैतिक मूल्य समय के साथ बदलने चाहिए, मॉरल वैल्यूज चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। झूठ बोलना पाप है, पर किसी को बचाने के लिए झूठ बोलें तो तब तो पुण्य हो जाता है। क्या नैतिक नियम इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए या उनको रिजिड होना चाहिए। ये सब जो प्रश्न है ये इथिक्स के सवाल है। जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य पैसा है, पावर है, यही सब है या उससे बड़ा कोई उद्देश्य है। सबसे बड़ा पर्पस ऑफ लाइफ क्या हो सकता है, ये इथिक्स का सवाल है। शुभ क्या है, व्हाट इज गुड इन लाइफ। ऐसी कौन सी चीजें जो अपने आप में अच्छी हैं, जिनको अच्छा होने के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। जैसे पावर अपने आप में अच्छी नहीं है, पावर का ठीक यूज करेंगे तो अच्छा है, मिस यूज करेंगे तो बुरी चीज है। क्या ऐसा भी कुछ है जो अपने आप में अच्छा है, अगर है तो उसके पीछे हम सबको दौड़ना चाहिए, उसकी कोशिश करनी चाहिए। ये सारी चीजें एथिक्स की दुनिया में पढ़ी जाती हैं। एस्थेटिक्स में एक सबसे गहरा सवाल आपने सुना ही होगा, आप सुनते होंगे कि सुंदरता तो देखने वाले की आंख में होती है ना। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, ये बड़ा प्रसिद्ध कथन है। तो किसी को देख के आपको लगा वो बहुत सुंदर है, और फिर किसी ने कहा ये, आपने कहा यार ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर्स आइज। तो चलता है, आप लोगों की उम्र में ये हार्मोन ज्यादा होते हैं इस तरह के, तो ये बातें ज्यादा होती हैं इस उम्र में। लेकिन बड़ा मुश्किल है ना, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिविस्टिक एस्थेटिक्स या एस्थेटिक सब्जेक्टिविज्म, कि हर व्यक्ति अपनी नजर से सुंदरता को समझता है। अगर सुंदरता आपकी आंख में थी ही तो उसको देखने की जरूरत क्या थी, आंख में लिए घूमते रहते। सही है, तब तो कुछ नहीं हो रहा था बिना उसको देखे। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं नहीं, सुंदरता आंख में नहीं है, सुंदरता उस व्यक्ति या वस्तु में है जिसको देख के आपका दिल या दिमाग कहता है कि वो सुंदर है। इसको एस्थेटिक्स का ऑब्जेक्टिविज्म कहते हैं। एक तीसरा है एस्थेटिक्स का कल्चरलिज्म। कहते हैं कुछ सुंदर है या नहीं ये उस कल्चर से तय होगा जिस कल्चर में आप पैदा होंगे। वो कल्चर आपको ये देखना सिखाएगी कि क्या सुंदर है, क्या ये बड़ी बात बोल दी सर ने, बहुत बड़े। फ्रांस के आदमी के लिए एक 50-55 साल की महिला जो स्कर्ट पहनती है सुंदर है और सुशील, सुंदर सब कुछ है। भारत के इंसान के लिए शायद वो साड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने कल्चर में साड़ी को एक अच्छी ड्रेस के रूप में देखा है। नॉर्थ ईस्ट के देशों, ये जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनके लिए शायद कोई हिजाब या बुर्के वाली जो महिला होगी वो सुंदर मानी जाएगी। तो सुंदरता ना वस्तु में है ना देखने वाले की आंख में है। देखने वाले की आंख में है भी तो देखने वाले की आंख भी अपनी आंख थोड़ना होती है, कल्चर ने बनाई है उसकी आंख भी तो।
हमारी आँख, हमारा सबसे बड़ी गलतफहमी हमें यह है कि हमारी आँख हमारी आँख है। हमारा नज़रिया नहीं होता है। हमारे नज़रिए में बहुत थोड़ा सा हमारा होता है, और वो बहुत थोड़ा सा ज़ीरो के आसपास ही होता है। मतलब शायद थोड़ा सा ज़ीरो से ऊपर निकल जाए, वरना ज़ीरो के आसपास ही है। इसके अलावा आजकल एक तरीका चला है कि हम हर विषय में फिलॉसफी पढ़ते हैं। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, फिलॉसफी ऑफ साइंस, फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिक्स, फिलॉसफी ऑफ सोसाइटी, सब कुछ। जिसका मतलब है उस विषय के सबसे गहरे प्रश्नों को समझना, विश्लेषण करना। जैसे हिस्ट्री पूरी पढ़ने के बाद सबसे मुश्किल प्रश्न है व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। दिस इज फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। इतिहास को डिफाइन कर पाना, इतिहास किस नजरिए से लिखा जाएगा इसको डिफाइन कर पाना, ये फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है। ऐसी फिलॉसफी ऑफ साइंस होती है, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन होता है, हर चीज़ की फिलॉसफी है, तो फिलॉसफी ऑफ फिलॉसफी भी हो सकती है। तो मेरी तरफ से आज की बातचीत पूरी हुई। अब आपके मन में कोई सवालात हों तो पूछिए जो आपको बेचैन कर रहे हो। बस ये ध्यान रखना कि सब लोग परेशान हैं, आपका सवाल उनको और बेचैन करेगा अगर गहरा सवाल नहीं हुआ तो। नमस्ते सर, मेरा नाम राजदीप है। राजदीप, हाँ सर, जैसे अभी आपने बताया कि हमारी जितनी भी क्रिया होती है उसके पीछे हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, हाँ। बहुत बड़ा हाथ होता है, हमारे सोचने में भी उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। तो ऐसे जितने फिलोसोफर्स होंगे उनके भी बैकग्राउंड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। एकदम, किसी फिलोसफर को ठीक से समझना हो उसका स्पेस और टाइम समझ लीजिए, 70-80% समझ में आ जाएगा। अच्छा, जैसे सर एक टॉपिक पे अलग अलग फिलोसोफर्स अपनी अपनी फिलोसफी देते हैं। अगर मुझे उस टॉपिक पे कंफ्यूजन है तो मेरे दिमाग में ऐसे कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए जिससे मुझे ये लगे कि हाँ, इसकी फिलोसफी मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है? देखो, मैं आपको ना एक बात से समझाता हूँ। जब मैंने फिलोसफी पढ़ा, मैंने फिलोसफी ना बीए में पढ़ा ना एमए में पढ़ा, मैंने आज तक फिलोसफी किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा। यूपीएससी की तैयारी करते हुए 1-2 अटेम्प्ट के बाद मेरा मन हुआ कि विषय बदलता हूँ, क्योंकि मुझे नए विषय पढ़ने का शौक बहुत था। तो मैंने फिलोसफी लिया, फिर पढ़ा, मतलब अच्छे से, मतलब इत्मीनान से पढ़ा, आनंद लेके पढ़ा, और फिर कई साल पढ़ाया भी। तो मैंने फिलोसफी जिस गलत फहमी में लिया था वो ये थी कि मेरे मन में ये प्रश्न बहुत आते थे, आत्मा, परमात्मा, मैं मरूंगा तो क्या होगा, इस तरह के सवाल जो आपके मन में आते होंगे। मुझे किसी ने बताया कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर फिलोसफी मिल जाता है। मैंने कहा बस तो फिर बात खत्म, फिलोसफी लेंगे, आईएएस बने ना बने उत्तर मिल जाना चाहिए। मतलब मेरी अप्रोच ऐसी थी, लेकिन वो अप्रोच बहुत अच्छी नहीं। तो मैंने फिलोसफी को पढ़ा अच्छे से, और एक भी जवाब नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिलता है। तो फिर लोग सोचते फिर पढ़ाई क्यों। लेकिन एक फायदा हुआ, पहले क्या था कि मुझे गधा बनाना बड़ा आसान काम था। कोई आगे 4 बातें बोल दे, मैं कहूँगा आप तो ठीक कह रहे हैं, एकदम ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था। फिलोसफी पढ़ के ये हुआ कि दुनिया के किस किस विचारक ने किस किस विषय पर कितनी गहराई तक जाके बात की, वो सारी पढ़ ली। जैसे ईश्वर है, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए 50 प्रमाण दिए गए, उनको खारिज करने के भी उतने प्रमाण दिए गए हैं। आपने दोनों पढ़ लिए। अब भी आपको नहीं पता, लेकिन अब आपको यह पता है कि किसी को भी नहीं पता, और उतना मुझे भी पता जितना किसी को भी पता है। अब कोई मुझे बहकाना चाहेगा तो वो एक तर्क देगा, आप हल्का सा मुस्कुराएंगे, आप कहेंगे तर्क नंबर 37 है, 36 और भी है भाई, मैं बताता हूँ 36 और ले। तो फिलोसफी पढ़ने के बाद एनलाइटेंड इग्नोरेंस होती है, उसके पहले इग्नोरेंस है। फिलोसफी पढ़ के एनलाइटेंड इग्नोरेंस है, प्रबुद्ध अज्ञान है। जानता मैं अब भी नहीं हूँ, जानता मैं तब भी नहीं था, पर अब मैं ये जानता हूँ कि लोग कितना जानते हैं, और जितना कोई भी जानता है उतना मैं भी जानता हूँ, इसलिए मुझे दबाव में आने की जरूरत नहीं है। इसलिए फिलोसफी पढ़ने का मजा है कि कम से कम आपको ये पता हो कि दुनिया में भाई ये जो पिछले 370 करोड़ साल की परंपरा है जीवन की, और चिंतन की परंपरा ले दे के 5000 साल की है। इस 5000 साल में कितने लोगों ने गहरा सोचा, हमें सारा क्यों नहीं पता होना चाहिए। एक किताब पढ़ने का मतलब पता क्या है, आपके 3 दिन लगे। उस व्यक्ति ने 30-40 साल के अनुभव से, ज्ञान से, रिसर्च से एक किताब लिखी, आपने 3 दिन में पढ़ ली। आप 3 दिन में 40 साल ज्यादा मैच्योर हो। सही बात है। वरना खुद पत्थर से पत्थर भिड़ा के चिंगारियां निकालते रहते, कब तक निकालते भाई। इसलिए एक एक किताब पढ़ना आपको कई साल ज्यादा मैच्योर बनाता है, बूढ़ा नहीं बनाता है, समझदार बनाता है, कई साल ज्यादा समझदार बनाता है। यही फिलोसफी के साथ है, साइंस के साथ भी है।
साइंस में लेटेस्ट रिसर्च किसी भी विषय में तो पढ़िए, उसको कितना मजा आता है, पता लगता है कि ह्यूमन बीइंग कहाँ तक सोच पा रही है, अब हम लेटेस्ट कहाँ तक पहुंच गए। मतलब मैं तो उन लोगों में हूँ जिनके लिए सबसे बड़ा सुख पढ़ना लिखना है। अगर आपका भी है तो आप भी पढ़िए। जो फिलॉसफी है ना, ज्ञान से मोहब्बत, मैं तो उस तरह की बीमारी मुझे है, आपको है तो आप भी एंजॉय कीजिए उसको। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या नाम है सर? आपका? मेरा नाम शिव शंकर शुक्ला है। शिव शंकर, हाँ, जी सर। बताइए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आत्मज्ञान क्या होता है? जैसे होता नहीं है कि कहते हैं कि ऋषि मुनि सब या फिर कोई भी पुरुष चला गया हिमालय पर्वत पे, एकांत में जाके बैठा हुआ है, फिर उसको अचानक ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो एकदम बाबा बन गया, सब कुछ जानने लग गया। बाबा नहीं बन गया, संत बन जाते हैं भाई वो। हाँ, तो वही सर। आत्मज्ञान का मतलब भारतीय दर्शन में है आत्मा का ज्ञान। अगर आप आत्मा को मानते हैं तो, नहीं मानते तो चेतना का ज्ञान, या ये समझ पाना कि मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं। खुद को शरीर समझना, ये आत्मज्ञान का अभाव है। खुद को उस धन संपत्ति सफलताओं से जज करना, ये आत्मज्ञान का अभाव है। आत्मज्ञान का बेसिक मतलब है अपने मूल स्वरूप को जानना। भारतीय दर्शन में मोटे तौर पर इसका मतलब है आत्मा को जान लेना। और जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जो बुद्ध को, महावीर को, शंकराचार्य को, गुरु नानक को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो आत्मज्ञान का बिंदु है। दरअसल क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बात समझाता हूँ आत्मज्ञान के लिए। एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुए नागार्जुन, बौद्ध परंपरा में। होता क्या कि हम लोगों के सोचने के दायरे बंधे हुए हैं, जिसको बोलते हैं बुद्धि की कैटेगरीज हैं, कोटियां हैं। हम उससे बियॉन्ड सोच नहीं सकते। जैसे हम सोच सकते हैं कुछ है, नहीं है और नहीं है, न तो है और न ही नहीं है। हम इस चार के बियॉन्ड सोच ही नहीं सकते। इसको चार कोटियां फिलोसफी मानते हैं, और मुख्य रूप से नागार्जुन ने माना, और शंकराचार्य के दर्शन में भी ये बात आती है। चतुष्कोटि इसको बोलते हैं। ये जो आत्मज्ञान है, कहा जाता है कि इन चारों के बियॉन्ड है। अच्छा। और क्योंकि ये चारों के बियॉन्ड है, इसलिए इसको ह्यूमन लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया ही नहीं जा सकता। कुछ लोग इसी को मिस्टिकल नॉलेज बोलते हैं, कुछ लोग इसको डिवाइन नॉलेज बोलते हैं। अब क्योंकि मुझे या आपको ये प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते किसी को नहीं होता है। कुछ तो होगा जो इतने बड़े बड़े दार्शनिक कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इन बुद्धि की कैटेगरी से बियॉन्ड कुछ सोच पाना, जहां चीजें मैं और तुम का अंतर ना होता हो, जहां एक ऐसा रियलाइजेशन स्पिरिचुअल दुनिया का जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, कुछ वैसा। एक दिन डिस्कस करेंगे मिस्टिकल एक्सपीरियंस में। उस दिन आपको कुछ जो मिस्टिकल लोग हैं, रहस्यात्मक लोग हैं, उनके अनुभव बताऊंगा। आप मतलब घबरा जाएंगे कि लोगों ने किस किस तरह के अनुभव किए हैं दुनिया में। बहुत गहरे अनुभव होते हैं, पर क्योंकि मुझे हुआ नहीं इसलिए मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता हूँ। अच्छा, जिनको हुआ है उन्होंने भी ये कहा कि ये ऐसा ज्ञान है कि बताया नहीं जा सकता। जैसे कबीर दास ने कहा गूंगे का गुड़ है ये, कि गूंगा आदमी है, गुड़ खा लिया, बताना चाह रहा है, बता ही नहीं सकता। अब मैंने क्लास में बड़ा एग्जाम्पल दिया, एक बच्चा बोला तो लिख के बता देते। ये बात लिखने बोलने की नहीं है। भाषा काम ही नहीं करती उस बिंदु पर। भाषा के बियॉन्ड बात है, क्योंकि भाषा बनती है सामान्य व्यक्तियों के अनुभव से, और एक ऐसा असाधारण अनुभव जो सामान्य जीवन में है ही नहीं, तो भाषा में शब्द कैसे बनेगा उसके लिए? इसलिए शब्द है ही नहीं। इसलिए रहीम ने इतनी गहरी बात कही, रहीमन बात अगम्य की, कहन सुनन की नाही, जानत है सो कहत नहीं, कहत सो जानत नहीं। कि जो अगम्य है ना, उसकी बात कहने सुनने की नहीं है। जो जान लेता है कह नहीं सकता, और जो कह रहा है उसके बारे में वो जानता नहीं है। जैसे ही आप उस ज्ञान के बिंदु पर जाएंगे, आपकी भाषा शून्य हो जाएगी और आप चुप हो जाएंगे। इसलिए मिस्टिसिज्म शब्द बना है MUO, म्यूओ से, और म्यूओ का मतलब होता है चुप हो जाना, मौन हो जाना। आप बोल नहीं सकते उसके बारे में कुछ भी। ठीक है। नमस्ते सर, मेरा नाम हिना है जी। और मेरा प्रश्न ये है कि बहुत बार लोग धर्म और अध्यात्म को सेम समझ के चलते हैं। उसके बीच के अंतर को, धर्म और अध्यात्म के बीच के अंतर को समझना कितना जरूरी है? देखिए, धर्म और अध्यात्म को वैसे तो इस पर कभी विस्तार में बात करेंगे अलग से, क्योंकि अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन समझना हो तो आप यूं समझ सकते हैं कि ये धर्म और ये अध्यात्म है। ठीक है। धर्म का मतलब रिलीजन से मैं लेके चल रहा हूं फिलहाल। धर्म शब्द अपने आप में बहुअर्थी है, धारण करने के सेंस में भी है, नैतिकता के सेंस में भी है, पर रिलीजन के सेंस में अगर लें तो ये रिलीजन मान लीजिए, ये स्पिरिचुअलिटी मान लीजिए। ओके सर। जिसका मतलब है कि कुछ धार्मिक लोग स्पिरिचुअल लाइफ को जीते हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग धार्मिक जीवन को भी जीते हैं। आप धार्मिक होकर स्पिरिचुअल हो सकते हैं,
आप बिना धार्मिक हुए भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप बिना किसी मजहब को माने स्पिरिचुअल हो सकते हैं। स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या है, आज तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन सरल भाषा में, हिंदी में इसका बड़ा अच्छा शब्द है अध्यात्म, अधि आत्म। आत्म को समझ लीजिए मैं, अधि मतलब सुपर, बड़ा। अपने आत्म तक सीमित रहने से ज्यादा बेहतर है उससे बड़े के साथ संबद्ध हो जाना। और बड़े के साथ संबंधित होने का सेंस क्या हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ईश्वर के साथ कनेक्शन हो जाना अध्यात्म है। लेकिन अब बौद्ध दार्शनिक, जैन दार्शनिक जो ईश्वर को नहीं मानते, उनके लिए क्या अध्यात्म होगा? ईश्वर नहीं है तो उनका अध्यात्म कुछ और होगा, सीधी सी बात है ना। तो बौद्धों के लिए शायद निर्वाण के बिंदु पर पहुंच जाना अध्यात्म होगा, जैन लोगों के लिए शायद कैवल्य के बिंदु पर पहुंचना या केवल ज्ञान के बिंदु पर पहुंचना वो अध्यात्म होगा। और जो लोग मानते ही नहीं कि इस दुनिया के बियॉन्ड कुछ है, इस दुनिया को ही अंतिम मानते हैं, उनके लिए क्या होगा, इस पूरे संसार के साथ एक तादात्म्य स्थापित कर लेना, जिसमें आपको पेड़ पौधों के साथ भी एक लिंक महसूस होने लगे, एनिमल्स के साथ भी लिंक महसूस होने लगे, मैं और तुम का अंतर ना बचे, हर चीज में मैं नजर आने लगे, वो अध्यात्म हो सकता है। ऐसा कई लोगों को होता है। इसको एक्सट्रोवर्टिव मिस्टिसिज्म कहते हैं फिलोसफी में, कि आप मिस्टिकल एक्सपीरियंस के बाद आपको ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर दिखने लगा या मैं दिखने लगा। कुछ का इंट्रोवर्टिव होता है कि आंख बंद कर ली, अपने भीतर ही भीतर उनको सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन बाहर की दुनिया में रियलाइजेशन नहीं हो रहा। तो धर्म आम आदमी के लिए कठिन प्रश्नों के आसान उत्तरों और आस्थाओं का एक संगठन है, सिस्टम है, जो कि बहुत जरूरी भी है। आम आदमी गहरे प्रश्नों में टाइम नहीं खराब कर सकता, उसके पास शायद उतना सोचने का मतलब दमखम भी नहीं है कि वो उतनी गहरी बातों में जाना चाहिए। तो वो मुश्किल प्रश्न जो हर किसी को परेशान करते हैं, उनके आसान उत्तरों का एक संकलन, एक मजहब होता है, एक धर्म होता है, ताकि लोग निश्चिंत रहे। उनको बस पता रहे, किसने पूछा कि कैसे होता, अरे भगवान जी ने दुनिया बनाई है, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और आत्मा जो है वो अंदर है, कभी नहीं मरोगे। आपने जैसी का आत्मा अमर है, उसका भय खत्म हो गया मौत को लेके, कितनी अच्छी बात है। अब उसको क्या लग रहा है कि अच्छा अच्छा, शरीर वस्त्र है, आत्मा नित्य है, अच्छा तो कपड़े बदलना है, मतलब कि मृत्यु का मतलब क्या हो गया, कपड़े बदलना हो गया सर, भय खत्म हो गया। तो धर्म जो है, मजहब जो है, वो आम आदमी को सुकून देने का एक रास्ता है, मुश्किल प्रश्नों को आसान करने का एक तरीका है। दर्शन मुश्किल प्रश्नों को मुश्किल के लेवल पे सॉल्व करने का तरीका है, बहुत बुद्धिमत्ता के साथ है। उसमें भावनाओं की, आस्था की भूमिका नहीं है, फेथ नहीं है, इमोशंस नहीं है, बहुत कंक्रीट और मतलब रिगरस रीजनिंग के साथ काम करना पड़ता है। जो अध्यात्म है, अध्यात्म इस पूरे ब्रह्मांड के साथ एक कनेक्शन स्थापित करने का नाम है। वो चाहे प्रकृति के साथ हो, चाहे ईश्वर के साथ हो, चाहे किसी और मेटाफिजिकल एंटिटी के साथ हो। इसलिए धार्मिक होने के लिए आध्यात्मिक होना जरूरी नहीं। कई ऐसे धार्मिक लोग हैं जो अध्यात्म के बिंदु पे कभी नहीं जा पाते हैं, कर्म कांड में ही उलझे रहते हैं। आध्यात्मिक होने के लिए धार्मिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोनों हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, महात्मा गांधी हैं। जितने भी धर्मों के प्रवर्तक हैं, चाहे महावीर हों, चाहे बुद्ध हों, चाहे जीसस हों, पैगंबर हों, ये सब लोग ऐसे कि एक धर्म विशेष से जुड़े हैं और अध्यात्म के बिंदु पर भी पहुंचे हुए हैं। गुरु नानक जैसे स्पिरिचुअल बिंदु पर पहुंचे। तो दोनों कॉम्बिनेशन संभव है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ हुई ख़त्म। मतलब वीडियो तो अभी कंटिन्यू हुआ है, अभी सर का क्वेश्चन Q&A का जो सेशन चल रहा है, तो उसमें से हमने भी कुछ प्रश्न लिए थे, उन पे भी रिएक्शन किया है। तो सर की वीडियो देख के एक बात तो पता लग जाती है कि सर को इतनी नॉलेज है फ़िलोसफी की। मतलब सर कह रहे हैं मैंने स्कूल में नहीं पढ़ा, कॉलेज में नहीं पढ़ा, बस जब वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तब उन्होंने फ़िलोसफी पढ़ी, और उसके बाद इतनी तसल्ली से पढ़ी कि उनको अब सारे, मुझे तो लगता है सारे फ़िलोसफर जितने भी होंगे दुनिया के, उनको सबके नाम याद हैं, सब ने क्या फ़िलोसफी दी और मतलब क्या फ़िलोसफी थी उनकी, वो भी सर को याद है, उसका क्या कंक्लूजन था वो भी सर को याद है। तो और सर जिस हिसाब से समझाते हैं, मतलब बिल्कुल जैसे किसी बच्चे को समझा रहे हो, जैसे किसी बच्चे को पढ़ाया जाता है ना कि पॉइंट पॉइंट जोड़ के इसको AIBCD, उस हिसाब से सर समझा रहे हैं। क्योंकि सर का खुद का चैनल बनाने का यही मोटिव था कि जो ऐसी बातें जो आम लोगों की समझ से परे है, तो उनको आम लोगों के लिए उपलब्ध कराना इतनी सरल भाषा में कि उनको
वो भी दूसरों के साथ, उन लोगों के साथ जो फ़िलॉसफी पढ़े हैं या जिनको उस लेवल का अनुभव है या उनका वो उतना सोच पाते हैं, तो उनके साथ भी वो वार्तालाप कर सकें। तो ये सर ने जो एपिसोड 1 बनाया था कि फ़िलॉसफी क्या है, उस वीडियो का ये आखिरी रिएक्शन था दोस्तों। इसके बाद सर ने एक नई वीडियो बनाई थी कि भारत में धर्म, भारत की फ़िलॉसफी, मतलब इंट्रोडक्शन टू इंडियन फ़िलॉसफी फ्रॉम वेदास टू ओशो, कि हम वेदों से लेके ओशो तक की। तो उस एपिसोड पे भी हम जल्दी ही रिएक्शन शुरू करेंगे दोस्तों। आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर सर के चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।